ये वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे थे, उस पर बिलीव कर रहे थे। जब आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं तो ज़ाहिर सबसे करीब आपके होंठों के आपके अपने कान होते हैं। ये वो विक्ट्री है जो रजिस्टर हुई है, क्योंकि जितनी ये इस बात की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में उतनी ही बेहतरी आ जाती है। अगर वो अपर हैंड हासिल कर लेता तो कभी भी सीज फायर पे राजी नहीं होता। बड़ी मुश्किल हम समंदर से निकाल के लाहौर को वापस दरिया रावी के किनारे पुरानी जगह पर वापस लेकर आए हैं। कि आपने अगर दुश्मन को डिसआर्म कर लिया तब ही आपकी विक्ट्री होगी। नेहरू का इंडिया रिवर्स हो चुका है, अब वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन चुकी है। ये जो सीज फायर है ये दोनों मुल्कों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। ये जो इंडिया ने फिल्म चलाई है तैयारे जमीन पर, कि राफेल जो है वो एक गिरा है या 3 गिरे हैं, लेकिन उसका फर्स्ट कॉम्बैट लॉस्ट है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी मोदी साहब जो कहते थे कि राफेल तैयारा आएगा तो हम सरप्राइज देंगे, तो बेसिकली वो अपनी आवाम को कह रहे होते। आपको पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी लो होती है। इंडिया को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू हैव टेस्टेड फ्रेंच टेक्नोलॉजी, माय टेक्नोलॉजी इज बेटर, इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप ये लें। साउथ एशिया में अब समझ लें कि जो नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर है ना वो स्टार्ट होने जा रही है। अमेरिका या कोई भी सुपर पावर ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके जो एलाइज हैं उनको किसी दूसरे मुल्क की जो राइवल पावर है उसके हथियारों से मार पड़े। इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि चूंकि ये मस्जिद है, मदरसा है, तो लिहाजा दहशतगर्द है, क्योंकि उनके हिसाब से तो हर मस्जिद, हर मदरसा पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की है ना अलामत। मेरा नहीं ख्याल कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आज ये जरूरत है कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करने के लिए इंडिया पे कोई अटैक करे। बीजेपी बहुत है उसके लिए। बीजेपी ने साबित किया कि ये जो हमारा फॉरेन ऑफिस कोशिश कर रहा है ये गलत कोशिश है। मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि हम सायों में तकसीम पैदा करके हमें कोई फायदा होगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये पॉसिबल है कि S-400 को भी निशाना बनाया जा सके, क्योंकि उसके सिस्टम्स को भी जैम किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की जो बात कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन तंदूर बन चुका है। एक ऐसी कौम जिसके दिमाग में ये बिठा दिया गया हो कि आप तो विनर हैं, आप तो सुपीरियर नेशन है कोई दुनिया की, और आप तो सुपरमैन है, आपका तो हर फौजी सुपरमैन है। बीजेपी की जो पूरी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ आकर कम्युनल वायलेंस पे और पाकिस्तान हेट पे आके जमा हो चुकी है। F-35 आ सकते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में J-35 आ सकते हैं। एटम बम से नीचे पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत बड़ी कैजुअलिटीज कर सकते हैं। जब भी पाकिस्तान दुश्मनी की बात आएगी तो ऐसा लगता है कि लिबरल जो उनका है वो हिंदुत्व के साथ ही खड़ा होगा। इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए किसी को भी। वैसे मैं इंडियन आर्मी को एक तो क्रेडिट दूंगा, खुशकिस्मती है उनकी कि उन्होंने इस तरह के लोगों को बहुत जल्दी रिटायर कर दिया। जिस तरह के ये डिफेंस एनालिस्ट हैं यकीनन इसी किस्म के फौजी होंगे। जो इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग्स दी हैं वो भी मेरा ख्याल है तकल्लुफ ही किया है इन्होंने। वैसे किसी बॉलीवुड के बंदे को भेज देते, वो कहता जी कि हमारी फिल्म आ रही है, इस पे आप देख लीजिएगा। पाँव की मोच और छोटी सोच के साथ कोई ज्यादा आगे नहीं जा सकता। जो मुल्क उनसे 11,000 टाइम छोटा है उसकी इकोनॉमी तबाह करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की। आप किस किस मुल्क के ऊपर पाबंदी लगवा के आपका कलेजा ठंडा होगा? बांग्लादेश आपने अलहदा कर लिया लेकिन आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ और आज भी वो आपका दोस्त नहीं है। दो कौमी नजरिया ऐसा लगता है जिंदा हो गया है बांग्लादेश की और उसकी दुश्मनी के साथ। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो कामयाब तरीन कोशिश इनसे हो सकी है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह है और उसका नाम है IPL। इंडिया को अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स का भी मुकाबला करना है तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से नहीं चाइना से बरतर लेकर आना पड़ेगी। कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आपसे एक अपॉलॉजी के 22 अप्रैल से लेकर और 10 मई तक जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक स्टैंड ऑफ रहा, स्ट्राइक्स भी हुई, इस सब को हम उस तरीके से कवर नहीं कर सके जिस तरह हमने पाकिस्तान इंडिया की साबिक वॉर्स को, जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बहुत से युद्ध हुए, जंगें हुई उनको, और मौजूदा यूक्रेन, रशिया और गज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को, जेनोसाइड को कवर करने में जिस तरीके से हमारी प्रोडक्शन रही और हम जल्दी उस चीज़ को कवर करते रहे वो हम इसमें नहीं कर सके, क्योंकि मैं पाकिस्तान से उसी वक्त बाहर निकला था और मुसलसल सफ़र के दौरान मुझे अपने लैपटॉप पर ही ये वीडियोस इन तमाम इशूज़ को कवर करना पड़ा। लेकिन इस कवरेज में हम अपनी रवायती प्रोडक्शन भी और साउंड क्वालिटी भी, ऑडियो क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं रख सके जिस तरह की हम रवायती तौर पर रखते हैं। लेकिन नाउ आई एम बैक टू स्टूडियो। पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ लाहौर में, जहाँ के आप जानते हैं कुछ दिन पहले इंडियन नेवी का कब्ज़ा हो चुका था और बड़ी मुश्किल हम समंदर से निकाल के लाहौर को वापस दरिया रावी के किनारे पुरानी जगह पर वापस लेकर आए हैं। इन तमाम 18-19 दिनों के दरमियान मैं और सैयद हुसनैन हैदर आपस में नोट्स शेयर करते रहे कि ये जंग किस तरह और क्यों लड़ी जा रही है और उसका आउटकम क्या निकलेगा, माजी में क्या था और अब फ्यूचर में इसका रंग क्या होगा। तो मेरे साथ हैं सैयद हुसनैन हैदर। इन्होंने, मैंने और पूरी टीम ने हमारी मिलकर आपके लिए पाकिस्तान इंडिया की जंगों पर और अरब इसराइल वॉर्स में बहुत सी जंगों पर तफसीली डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं। बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। सो इससे पहले कि हम किसी गेस्ट को इनवाइट करते और उससे इस तमाम मामले पर तफसील से बात करते, हम आपके सामने वो तमाम पॉइंट्स रखेंगे जो इन 18 दिनों में हम आपस में डिस्कस करते रहे, शेयर करते रहे। सो कैसे हैं सर आप? सर ठीक, बिल्कुल। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 18 दिन का ये जो स्टैंड ऑफ रहा, स्ट्राइक्स भी हुई म्यूचुअल,
इस सब के एंड पे आप क्या देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा? गो के जंग में कोई भी नहीं जीतता, दोनों हार जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बहरहाल जंग ख़त्म होने के बाद बदलता है कि किसका अपर हैंड रहा इस सारी लड़ाई में। तो इस 18 दिन की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये ना सबसे पहले तो मैं अपनी कौम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि 60 साल के बाद पाकिस्तान को एक और लिमिटेड विक्ट्री मिली है, दूसरी लिमिटेड विक्ट्री मिली है 1965 की वार के बाद। 1965 में जो वॉर हुई थी वो रन ऑफ कच्छ सेक्टर, जो मेन दोनों मुल्कों की इंटरनेशनल जंग से पहले एक लिमिटेड वॉर हुई थी। इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी सारे इलाके भी जो है वो दुश्मन से इंडिया से वागुजार करवाया था। तो उसमें उसके बाद 60 साल के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी फतह है। इसके दरमियान में दो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। इसमें 1984 में सियाचिन की लड़ाई हुई थी, जिसमें सियाचिन में इंडियन फौज ने कब्जा कर लिया था, उसका अपर हैंड हो गया था। अगरचे पाकिस्तान ने भी कुछ इलाका लिया था, लेकिन इंडिया का अपर हैंड रहा था। तो 99 में फिर एक कारगिल की जंग हुई, उसमें वो भी एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। तो उसके 26 साल के बाद आज जो है वो हम ये कह सकते हैं, पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये वो विक्ट्री है जो रजिस्टर हुई है, जिसके बारे में मतलब दुनिया ने देखा है कि ये विक्ट्री हम इसको कैसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पूरे इंडिया की उन्होंने एक कैंपेन, एक यात्रा शुरू कर दी है पूरे इंडिया में, ताकि वो खुद जा के एक एक इलाके, एक एक गांव में, एक एक शहर में कन्विंस कर सकें लोगों को कि नहीं हम जीते हैं। नहीं, तो वो आप उसके मुकाबले में, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो हार गए, हम जीते हैं। कैसे जीत को आप डिफाइन करेंगे? देखिए, मिलिट्री थ्योरी जो है ना, उसके मुताबिक ये होता है कि आपने अगर दुश्मन को डिसआर्म कर लिया ना, तो तब ही आपकी विक्ट्री होगी। यानी दुश्मन जो है वो बेदस्तोपा हो गया है। आप इस तरह से जीते हैं कि आपका अपर हैंड नजर आता है लड़ाई के अंदर। तो आपका अपर हैंड इंडिया का नजर नहीं आता, कहने से तो अपर हैंड नहीं ना हो जाता। और आप देखेंगे इंडिया जो है वो एक ऐसा दुश्मन है पाकिस्तान का कि अगर वो अपर हैंड हासिल कर लेता तो कभी भी सीज फायर पे राजी नहीं होता। तो उसका वो हमारी उसके बकौल वो हमारी बेसिस को तबाह कर चुका था, हमारी रडार इंस्टॉलेशंस को जो है वो निस्तो नाबूद कर चुका था, और बहुत सारे उसने दावे किए। तो उसके बाद जब आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दुश्मन का तबाह कर देते हैं, दुश्मन पे हैवी हैंड जो है आपका अपर हैंड हो जाता है, तो उसके बाद ना आपकी बनता नहीं है कि आप इस तरह से सीज फायर करें। तो अगर आपने सीज फायर कर लिया है, 4 दिन की लड़ाई के बाद किया है या 10 दिन की पाकिस्तान के अटैक के बाद, बल्कि उसके दौरान उन्होंने सीज फायर किया। जब पाकिस्तान जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ना, तो उसके बाद उनकी एक ब्रीफिंग हुई थी। ठीक है, उस ब्रीफिंग में, यानी ये चंद घंटे पहले की बात है उससे सीज फायर से। तो उसमें इंडियन जो उनकी रूटीन की ब्रीफिंग थी, जिसमें वो उनकी 2 खवातीन और एक सूफिया कुरैशी ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान इससे आगे ना बढ़े तो हम भी कि जो इंडियन फोर्सेज हैं वो ये कहती हैं, पाकिस्तानियों से ये कहती हैं कि अगर आप एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम भी एस्केलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि वो इसका मतलब है कि सीज फायर की ये खुली ऑफर थी। यानी ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने राब्ता किया, पाकिस्तान ने राब्ता नहीं किया, ये तो खुद वो सीज फायर की ऑफर दे रहे थे। इस सीज फायर के डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पहले ही वो ये बात चंद घंटे पहले ही, ये चंद घंटे पहले की बात है। और उसमें उन्होंने नुकसानात का एतराफ भी किया था कि हमारी 4-5 एयर बेसिस जो हैं उनको हिट हुआ है और वो लिमिटेड डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज जो है वो 12 डैमेज तो ये कोई ओपन वॉर थोड़ी। और वो 4-5 बेसिस का डैमेज मानने के बाद ये कहना कि जी हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, यानी डी एस्केलेट करने का मतलब यही है। आपने शुगर कोटेड थोड़ा सा बताना होता है दुनिया के सामने, तो आपने इतराफ़ नहीं करना कि आपको शिकस्त हो रही है या आप हार मानने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि जो कर्नल सूफिया ने आकर कहा वो भी शायद एक प्लान का हिस्सा था। सीज फायर की जो बैकग्राउंड पे नेगोशिएशंस हो रही थी उसका हिस्सा था कि इंडिया ओपनली आगे कहेगा कि हम इससे ज़्यादा एस्केलेट नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान बस कर दे, पाकिस्तान अटैक करना बंद कर दे, तो हम भी इसको मज़ीद एस्केलेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। मेरे ख्याल उनका ये कहना भी मुझे शक है कि सीज फायर डील का हिस्सा होगा। जैसे उन्होंने कहा पाकिस्तान भी मान गया। देखिए, हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो इन दोनों मुल्कों के दरमियान ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो हो रहा था दोनों तरफ से। ये ऐसी खबरें थी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे है ना, कम से कम वहाँ पे तो एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। तो लेकिन जो डीजीएमओस था के लेवल पे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने, इंडिया ने खुद भी बताया कि हमने डीजीएमओ की अटैक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने डीजीएमओ के लेवल पे रब्ता किया था, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। यानी वो खुद मानते हैं कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया।
तो अब पाकिस्तान का तो मकसद ये था रिटेलिएशन करना, इंडिया का मकसद था अटैक करना। उसने अटैक किया और उसने उसके बाद कोशिश की कि यहाँ पे सीज फायर हो जाए तो वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, लेकिन वो विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर ली तो उसके बाद DGMOs में जब रब्ता हुआ तो उसमें जाहिर है कि डीएस्केलेट ही होना था। तो ये जो सीज फायर है ये दोनों मुल्कों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है और इसमें ज़्यादा कोशिश इंडिया की थी कि वो जल्दी से जल्दी इसको डिसंगेज कर ले, तो उसने डिसंगेज किया है। तो ये इस तरह से ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो उनके तैयारे मार रहे हैं, पाकिस्तान तो 6 का दावा करता है, लेकिन अगर 6 से कम भी हैं तो इंटरनेशनल मीडिया तो उनको मान रहा है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। इवन जो जिसने उसको बनाया है डिसाल्ट कंपनी ने, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे राफेल तैयारे गिरे हैं, 1 गिरे हैं या 3 गिरे हैं, इसको एक लम्हे के लिए एक साइड पे छोड़ दें। अगर मैं सिर्फ उन जगहों को नोट करूं, उन जगहों को देखूं जहां के इंडियन आर्मी ने और इनके सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन जगहों को घेर लिया, तो कम से कम वो 4 पॉइंट तो इनके अपने मीडिया में रिपोर्ट हुए। अखनौर का हुआ, बठिंडा का हुआ, जम्मू में 2 इलाकों का हुआ। तो जाहिर है उस जगहों को जब इंडियन आर्मी आके घेर रही थी और वहाँ किसी को जाने नहीं दे रही थी और 24 घंटे से ज़्यादा अरसे तक उस एरिया को कॉर्डन रखा गया, उसको बंद किया गया, जाहिर है वहाँ को गोला तो नहीं गिरा था, गोले को तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो जहाज़ गिरे थे। उसके बाद फिर आपने ट्रकों पर लदा हुआ राफेल भी देखा जो उड़ने के लिए आया था लेकिन ट्रकों में वापस जाना पड़ा उसे। तो ये जो इंडिया ने फिल्म चलाई है तैयारे ज़मीन पर, आप इसको क्या देखते हैं कि वाकई उनके तैयारे गिरे हैं? कितने गिरे हैं? क्योंकि आप भी बहुत रिसर्च करते हैं। 2019 में भी आपकी और मेरी बड़ी बहस हुई थी, लोगों को नहीं पता, कि जिसमें आपने काफ़ी देर बाद जाके तस्लीम किया था कि इंडिया का ये नुकसान और पाकिस्तान का ये नुकसान हुआ है। तो उस पर बहुत पिन पॉइंट हम एक एक बात के ऊपर बहस करते रहे, क्योंकि आप बहुत ही इंतहा पर जाके कंफर्मेशन करने की बात करते हैं। उससे पहले आप शक में मुब्तला रहते हैं। तो इसमें अब तक आपकी रिसर्च पिछले 4 दिन में क्या रही कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे तो यकीनन गिराए हैं? देखिए, कम से कम 3 तैयारे तो हर जगह पे रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद 4 तैयारों की बात शुरू हो गई, तो 4 तक भी तकरीबन समझने के कंफर्म हो ही चुका है, क्योंकि पहले स्टार्ट हुआ था 1 तैयारे से, फिर जी 1 के बाद, क्योंकि 1 तैयारा जो क्लियरली जिसके तस्वीरें आई थी, जिसकी फुटेज भी आई थी कि वो उसको एक जो बुलडोज़र है वो उठा के लेके जा रहा है, तो उसके बाद जो मज़ीद कॉन्फर्मेशन हुई थी वो 3 की हुई थी। तो इंडिया ने जो अमेरिका है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कम से कम 2 तैयारों के तबाह होने की तस्दीक की। अच्छा, ये दो आपका क्या ख्याल है? राफेल की बात हो रही थी कि कोई से 2? मेरा ख्याल है कि वो कोई से 2 कह रहे थे, क्योंकि उनमें एक राफेल का जिक्र कर रहे थे कि एक कम से कम राफेल तैयारा है और दूसरा जो है वो कोई और भी हो सकता है। क्योंकि असल बात यह है कि कंफर्म ये करना है कि राफेल जो है वो 1 गिरा है या 3 गिरे हैं, लेकिन उसका फर्स्ट कॉम्बैट लॉस्ट है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो भी उसकी वारफेयर की हिस्ट्री है उसमें ये पहला उसका नौजवान तैयारा, जिसकी भी काफी जिंदगी पड़ी थी, जिसकी बाद की जनरेशन अभी आनी थी, तो मतलब F-16 के लेवल पर भी नहीं आ सका। हाँ, F-16 के लेवल से तो क्या वो मतलब JF-17 थंडर के लेवल पे भी नहीं आ सका। अपनी फर्स्ट फ्लाइट में ही मारा गया। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट जो थी, यस दैट्स अ गुड पॉइंट के इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो यानी पहले नरेंद्र मोदी साहब ये कहते थे कि राफेल होता तो मामला कुछ और से और हो सकता था, तो वाकई और से और हुआ, क्योंकि पिछली दफा उनका 1 तैयारा गिरा था, तो अब 5 तैयारे जो है वो लतीफ़ा आपको यकीनन याद होगा, जिसमें एक शख्स दूसरे को कहता है कि एक दफ़ा आप मैना बदल के देख लें, तो एक दफ़ा आप अपने पायलट बदल के देख लें, शायद आपके पुराने तैयारे ही अच्छा काम कर जाएं। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को खुसूसन, और इनके सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को क्या क्लियरली ये बात इल्म नहीं थी कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है? मतलब मैं नहीं समझता कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो यकीनन एक बड़ी ज़बरदस्त और प्रोफेशनल मॉडर्न आर्मी है। मैं किसी भी तरह उनको हल्का प्रेजेंट करने वाले बेवकूफ़ों में से नहीं होऊंगा। मैं हमेशा ये कहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको याद होगा कि बरसों पहले मैंने भी एक दफ़ा आपसे कहा था कि जो पाकिस्तानी जो इंडियन आर्मी और उनके फॉरेन ऑफिस के लोग हैं बड़े प्रोफेशनल। यस, दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो मुझे हैरत ये है कि उनके इल्म में ये क्यों नहीं था कि पाकिस्तान इस तरीके से जवाब दे सकता है, हमारे सिग्नल जैम कर सकता है और हमारे तैयारों को इतनी आसानी से गिरा सकता है, जबकि 2019 के एपिसोड वो देख चुके थे। तो क्या वो उनके इल्म में ही नहीं था, या फिर नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का दबाव बहुत ज़्यादा था कि उनको मजबूरन ये अटैक करना पड़ा? नहीं, असल में ना ये है कि एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये कि इंडिया में ना एक हम ना एक फोक विजडम की बात ना बचपन से सुनते आए थे कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझो, ठीक है।
लेकिन इंडिया में ये गलती मुसलसल हो रही है कि वो जैसे कि कुछ दिन पहले आपने अपने एक व्लॉग में भी जिक्र किया था जो हिटलर की बुक का, कि उसने कहा था, हवाला दिया था कि भाई हमें पहली जंग अज़ीम में हमारे जवानों को ये बताया गया था कि दुश्मन तो बहुत बुज़दिल है, वो तो ब्रिटिश तो हैं, वो तो जस्ट बैंकर्स हैं, वो भाग जाएंगे, जैसे जंग होगी दुकानदार हैं, बैंकर्स हैं, वो उन्हें शिकस्त होगी तो वो बड़े आराम से शिकस्त खा के भाग जाएंगे, जंग होगी तो शिकस्त खा के। हाँ, लेकिन जब उनके फौजी वहाँ पे पहुंचे और उन्हें ये पता चला कि दुश्मन तो हमारी सोच से ज़्यादा बहादुर है, तो उनका अपने प्रोपेगेंडे पर से भी एतमाद उठ गया और वो लोग वीक हो गए और उन्हें शिकस्त हो गई। तो इंडिया में तो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि पाकिस्तान बिल्कुल वीक मुल्क है। यानी कैसा वीक मुल्क है, आप सोचे ज़रा, ये जो सारी बातें हुई हैं, कराची पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा, ये सब क्यों थी? ये इसी रॉ के अंदर की जा रही थी। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडिया जो बात कर रहा था, उनका मीडिया जो बात कर रहा था कि लाहौर पे कब्जा हो गया है, कराची पे कब्जा हो गया है, पेशावर पे भी कब्जा हो गया है, इस्लामाबाद पे भी कब्जा हो गया है और कोटा की तरफ से BLA आर्मी ने आके कब्जा कर लिया। तो ये सब बातें वो जो कर रहे थे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद वो एग्जैजरेट कर रहे थे या उनके ख्याल में प्रोपेगेंडा वॉर के लिए ज़रूरी था। अच्छा, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि मैं एक ज़माने से आपको पता है, आप और मैं दोनों एक्सप्रेस न्यूज़ में, इंटरनेशनल अफेयर्स में तकरीबन ऑलमोस्ट 8 साल हमने काम किया। तो हम इंडियन मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को बहुत क्लोजली देख रहे थे, एक इवेंट को। इवन जब 2000 के मिड में बाबरी मस्जिद वाला फैसला आया है कि वहाँ पर राम मंदिर था वाकई, तो उस पूरी एपिसोड को ही, अदालती एपिसोड की बात कर रहा हूँ, इसको गिराने वाला वाकया तो आपको पता है 92 का है, तो उसको भी हमने बड़ा ही क्लोजली वॉच किया था और हमने ये बात नोट की थी कि इंडिया मुसलसल अपने आप को एक धोखे में लेकर जा रहा है, पूरा इंडिया, और उनके लीडर्स इस बात को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को भिखारी कहकर, गरीब कहकर, कमज़ोर कहकर, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके, अगर उनके चंद लोगों तक ये बात रहती तो ठीक था, लेकिन पिछले 22 साल में इन्होंने इस बात को तस्लीम भी कर लिया है। जैसे कोई शख्स अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं तो ज़ाहिर सबसे करीब आपके होंठों के आपके अपने कान होते हैं, तो सबसे पहले आप उस प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं। इन्होंने पूरी जनरेशन खड़ी कर दी है। देखिए 20 साल बहुत होते हैं एक नई यंग जनरेशन के माइंड को मेक करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर जो लोग 10-12 साल के होते हैं, 20-22 साल में, वो ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ वो आप कई जगहों पर होते हैं, अहम जगहों पर होते हैं, या फिर उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है खुसूसन आजकल के सोशल मीडिया के एनवायरनमेंट में। तो वो सब ये बात मान गए थे कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास ताकत है, और ना इनके अंदर विल है। इवन इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि ये समझ बैठे कि जो PTI का और गवर्नमेंट का आपस में एक सियासी इख्तलाफ है, तो हम इनको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बांग्लादेश में इन्होंने इस्तेमाल किया था और मुक्ति बहानी बनाई थी, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, और मैं ये समझता हूँ कि इनका जो प्रोपेगेंडा था, जिसको अब ये खुद भी बाय करने लगे थे, ये उसका नतीजा है। तो उनका मीडिया जो पाकिस्तान का हर शहर 10-15 मिनट बाद फतह कर लेता था, उनकी लोकेशन भी बदल देता था, तो ये वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे थे, उस पर बिलीव कर रहे थे। और अगर सुबह तक सिचुएशन इससे थोड़ी सी भी मिलती जुलती होती तो इनके बाकी लोग जो अगले दिन आपको ये बात करते हुए महसूस हुए कि यार ये तो कल बहुत गलत हो गया, वो भी इसको बाय कर रहे होते। आप देखें ना, वो तमाम लोग इस बात को बाय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दर्जनों F-16 गिर चुके हैं और पाकिस्तान ने उनका एक तैयारा भी नहीं गिराया। और इसके लिए तमाम सोर्सेज जो उनके पास हैं वो सिर्फ इंडियन मीडिया ही की हैं, बाहर की एक सोर्स भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं वो कंटिन्यू करूंगा कि जो आपके सवाल का जवाब था कि क्या इंडियन सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को, उनके मिलिट्री फोर्सेस को नहीं पता था कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है। असल में इसको ना बड़ा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। इंडिया में मुसलसल ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि पाकिस्तान तो वीक है ही, उसके जो चाइनीज़ वेपन्स हैं वो बहुत वीक हैं। चाइना के खिलाफ इतनी ज़्यादा कैंपेन की गई कि चाइना के तैयारे जैसे वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो हैं। और जो J-10C है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि ये तो इसराइल के किसी तैयारे की कॉपी है। तो मतलब कॉपी से इंडिया में ना आम तासर यही जाता है कि ये कॉपी होगा तो वो मतलब ख़राब ही तैयारा होगा। और फोटोकॉपी उनके ख्याल में एक चीज़ है, और वो उनके ख्याल में वो तैयारा बिल्कुल बेकार था, कुछ भी नहीं था, उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकता था। और इसके बारे में ऐसी बातें फैलाई गई कि इसका एयर फ्रेम ठीक नहीं है, इसका एयर फ्रेम जो है वो ज़्यादा उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसमें ना दरारें पैदा हो जाती हैं बड़ी जल्दी, उसका इंजन ख़राब हो जाता है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने समझा ना, आप समझ लें कि जो अब लाहौर और कराची पे कब्जे वाली बात से आप समझ गए होंगे कि उन्होंने कितना प्रोपेगेंडा किया होगा J-10C के खिलाफ। तो एंड ये निकला कि J-10C का, आप ये जान लें कि J-10C चाइना का
एक मिड लेवल का तैयारा है, यानी उनकी फ्रंट लाइन तैयारा नहीं है। उनके फ्रंट लाइन तैयारे हैं J-20 है, फिर वो अब J-35 बना रहे हैं, और उसके बाद वो 6th जनरेशन के जो हैं वो तैयारों में चले गए हैं। तो अब उनका प्लान ये है कि हमने 2035 तक कम से कम जो है ना को 1500 5th और 6th जनरेशन के तैयारों को मिलाकर एक फ्लीट बनाना है, एयर फ्लीट, जिसको हमने डिप्लॉय करना है अगेंस्ट इंडिया, अमेरिका वगैरह सब ममालिक के खिलाफ। तो उनका मिड लेवल का तैयारा था, उनका मिड लेवल का तैयारा पाकिस्तान के पास था, और इंडिया वाले अपने बेस्ट तैयारे लेकर आए जो दे कुड ऑफर, ठीक है, और वो सारे वेस्टर्न तैयारे थे। एक यानी Su-30 है, MiG-29 है जो, और राफेल को वो अपना बेस्ट फाइटर बनाकर लाए, और जो तेजस तैयार 5 साल वेट करके लेके आए, और जो 5 साल तक इसके बारे में प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये हमारे बेहतरीन, ये हमारा, मैं वही कह रहा हूं, अब आने वाले हैं, अब आ गए हैं। तो मोदी साहब जो फरमाते थे कि जी राफेल होता तो मामला कुछ और से और हो सकता, यानी मोदी साहब जो कहते थे कि राफेल तैयार आएगा तो हम सरप्राइज देंगे, तो बेसिकली वो अपनी आवाम को कह रहे होते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी आवाम को ही कह रहे थे, और बल्कि अपने सब लोगों को और अपनी फौजियों से भी ये कह रहे थे कि भाई ये आपका नुकसान अब होना है, आपने इसको बर्दाश्त करना है। तो बहरहाल वो तैयारा आया, तो चाइना के एक मिड लेवल के तैयारे ने उनके बेस्ट तैयारों को मार गिराया। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी हलचल हुई है, एक ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान इंडिया में या इंटरनेशनली जो आर्म रेस चल रही है उसमें। देखिए इंडिया, पाकिस्तान इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के तनाज़र में तो है ही उसमें, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटजिक थिंकिंग यकीनन अब बदल गई होगी 180 डिग्री पे इस 10 मई के बाद, इस 10 मई के बाद, 10 मई के बाद नहीं, जो 7 से 10 मई वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके बाद उनकी थिंकिंग मुकम्मल तौर पे चेंज होगी, क्योंकि अगर वो नहीं चेंज करेंगे अब तो उन्हें बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो थी, जिसके बारे में सिर्फ इंडिया नहीं कहता था, ये अमेरिका भी कहता था, पूरा वेस्ट ये समझता था कि चाइना के सब कुछ, असल में चाइना का जो मसला था वो यहाँ से उनके ज़हन में ये बात थी कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली ज़्यादातर वो रशिया से ख़रीदता था, और ये समझा जाता था कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये सारी टेक्नोलॉजी को वेपनाइज कर रहा है। तो आपको पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लो होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो उनके लोगों के जहन में ये था कि यार रशिया की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी डिग्रेड हो रही है, ऑलरेडी तबाह हो रही है, उसके तैयारे नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उसका S-300 डिफेंस सिस्टम वो ईरान में इसराइलियों ने बड़ी आसानी से तबाह कर दिया, फिर S-400 का भी आपने परफॉर्मेंस देख ली। तो ये सारा ना उनके ज़हनों में यही जाता था कि यार जी चाइना की टेक्नोलॉजी जो कॉपीड टेक्नोलॉजी है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई गई है, वो कितनी देर चलेगी। अब उनको ये समझ में नहीं आता था कि चाइना की इतनी इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है कि वो सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करके वेपन्स नहीं बना रहा, बल्कि वो वैरायटी ऑफ वेपन्स बना रहा है, वो उसकी एवोल्यूशन हो रही है, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज कर रहा है इतनी ज्यादा, वो रशिया से बहुत आगे चला गया हुआ है। तो अब ये रशिया अब उससे वेपन्स ले रहा है। अब ये जो हकीकत थी ना, ये बड़े कह लें कि एक एक्सप्लोसिव तरीके से लोगों को रियलाइज हुआ है कि ये कितनी बड़ी जो है ना वो चेंज आ गया दुनिया में, और टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा चेंज आ गया। माइलस्टोन, तो अब अमेरिका हो या इंडिया हो, उसको अब वो इजी नहीं ले सकते चाइना। अब देखें ना, अमूमन हिस्ट्री में कुछ वाक़यात माइलस्टोन होते हैं जो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लेकर आते हैं। तो ये 7 से 10 मई तक जो वाक़यात हुए हैं, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जो वॉर डॉक्ट्राइन्स हैं एशिया की, वेस्टर्न रीजन की, और खुसूसन चाइना की साउथ चाइना सी में और ताइवान की तरफ, उस सब में चेंज लेकर आया। क्योंकि जितना आसान वेस्टर्न पावर समझ रही थी कि ताइवान को होल्ड रखना, चाइना से दूर रखना हमारे लिए आसान है, बिल्कुल, अब वो उनको लग रहा होगा कि इतना ही मुश्किल है, क्योंकि उनके बेस्ट बर्ड्स हैव बीन टारगेटेड और उनके जो टेक्नोलॉजी है दैट हैज बीन चैलेंज्ड। अच्छा, मुझे बहुत बुरे तरीके से चैलेंज हुई है, मतलब इतना तसव्वुर करना। देखें आप, राफेल जो है वो जिस लेवल की वो टेक्नोलॉजी थी, मतलब 5th जनरेशन फाइटर से, क्योंकि इसके बाद तो F-35 और FA-22 रैप्टर जो हैं वही रह जाते हैं जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी एक जीत साबित हुई है, क्योंकि एक तो वो मुसलसल अपने आप को पीस
प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करवाना चाहते थे, यूक्रेन वॉर रोक के और गजा को अपने हाथ में लेके उसको खरीद के, वो ये दोनों काम करने में नाकाम हो गए। ये वाहिद पीस डील है जो वो करवाने में कामयाब हुए एलानिया, और वो कह सकते हैं कि ये मैंने पीस डील करवाई है। उसके बाद एक और उनकी कामयाबी जो आपको नहीं समझ, शायद अभी आपके जहन में नहीं है, आपको पता है वो बुरी तरह कोशिश कर रहे थे F-35 इंडिया को फरोख्त करने पे। अब तो बड़े दिलचस्प अंदाज में इंडिया को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू हैव टेस्टेड फ्रेंच टेक्नोलॉजी, माय टेक्नोलॉजी इज बेटर, इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो आप ये लें। तो अब वो आराम से उनके पास एक अच्छा एक मार्केटिंग टूल आ गया है कि यूरोप को वो जैसे हमेशा एक रेडिक्यूल करते हैं, उसको रेडिक्यूल करेंगे और कहेंगे देखो यार आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी ली और वो चाइना का मुकाबला नहीं कर पाई, तो अब हमसे F-35। बिल्कुल। और ये उनकी एक जीत है, क्योंकि अपने आप को तो वैसे ही प्रेजेंट करना चाहते हैं ना कि मैं एक अच्छा डील में करूँ, एक पीस में करूँ और मैं ट्रेड करता हूँ। तो और वो कहेंगे कि अब इसको आप परचेज करें, और इंडिया के ऊपर खासा दबाव आएगा कि अब यार अब मुझे समझ नहीं आ रही अगर इंडिया ने जो बाकी राफेल लेने हैं, जब वो खरीदने के लिए जाएंगे या उसको कंप्लीट उस प्रोसेस को करने की बात करेंगे, तो अवाम में इसका रिएक्शन इंडिया में क्या होगा और अपोजिशन कैसे इसको लेगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो F-35 के हवाले से मैं आपको बता दूं कि F-30 अब ना पाकिस्तान में, बल्कि साउथ एशिया में, अब समझ लें कि जो नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर है ना वो स्टार्ट होने जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। और इसमें ना आप यकीन रखें कि बहुत चांस है कि 5th जनरेशन के तैयारे F-35 भी इंडिया में आएंगे और इधर से पाकिस्तान में भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी J-35 की बात हो रही है। F-35 तो पाकिस्तान में नहीं आएगा ना, वो सेम तैयारा दोनों। मैं कह रहा हूँ 5th जनरेशन तैयारे आएंगे, क्योंकि चाइना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान उससे डील करना चाह रहा है कि मुझे J-35 दो, जो उसका एक अच्छा 5th जनरेशन तैयारा है। बेस्ट तैयारा उसका, नो नॉट बेस्ट, क्योंकि बेस्ट उसका J-20 है, लेकिन J-35 को उसने बेसिकली ये बनाया था इसलिए कि वो उसको कैरियर बेस्ड रखना चाहता था। ठीक है, जैसे F-18 है अमेरिका का, उसके कैरियर से उड़ता है, इसलिए उसको कैरियर्स के लिए क्योंकि अलग से तैयारों की ज़रूरत होती है, तो वो अलग से उसने सिर्फ उस मकसद के लिए डिज़ाइन किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो तैयारे जो है वो ज़मीनी एयर बेसिस से फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे राफेल है तो इसके वर्जन है मुख्तलिफ कैरियर से, लोगों के लिए बड़ा जरूरी है बताना कि आप कह रहे हैं कि जो समंदर में उसका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वहां से जी, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, उनके लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो के बहुत से लोगों को इन टर्म्स का उस डिटेल में नहीं पता, तो आपने जब बात करनी है तो उसको बताना है। जी, कैरियर से उड़ता है ज़मीन से। बहुत से हमारे दोस्त जो हमारी तरह के हैं उनको शायद समझना है, तो उन्हें बताना है कि कैरियर का मतलब क्या है। जी ठीक है, आगे चलो। तो उसको अब ये तैयारे आने ही आने हैं, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब सर्द जंग चल रही थी तो उस वक्त जो अमेरिका के और सोवियत रूस के जो बेस्ट हथियार होते थे वो अपने अपने एलाइज को देते थे, और उन एलाइज के ज़रिए वो उसको टेस्ट करते थे आपस में। वो एलाइज जब लड़ते थे तो इनके हथियार टेस्ट होते थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को बेस्ट टेक्नोलॉजी देते थे। जैसे ईरान था तो ईरान को टॉमकैट मिले थे, फैंटम मिले थे, इसी तरह इंडिया को MiG-21 बड़े शुरू में ही मिल गए थे उनको। 65 में भी उनके पास MiG-21 थे, हालांकि उस वक्त उनके जो MiG-21 थे बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी समझी जाती थी, उसको बड़ा अच्छा फाइटर जेट समझा जाता था, लेकिन उस वक्त भी सोवियत यूनियन ने उसको फौरी तौर पे इंडिया को फराहम कर दिया था। तो इसी तरह अब ये टेक्नोलॉजीज, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तो रुकने वाली चीज़ नहीं है, वो आगे चलती जा रही है। अब आगे 6th जनरेशन की गेम शुरू हो गई है, तो अब जो 5th जनरेशन के तैयारे हैं वो ऑलरेडी, वैसे तो अमेरिका 5th जनरेशन के फाइटर किसी को नहीं देता था, FA-22 रैप्टर जो है उसने नहीं दिया था किसी को, लेकिन F-35 चूंकि वो जॉइंट फाइटर था, ऑलरेडी दूसरे मुल्कों से इस कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था कि इसे ये NATO कंट्रीज़ को देना है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आप ये देखेंगे, बड़ी जल्दी देखेंगे कि दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जल्द ही 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो आएगी। F-35 मुमकिन तौर पे इंडिया को मिलेंगे और J-35 जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे चाइना की तरफ से। तो इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों मुल्कों में, अगला जो कॉन्फ्लिक्ट अगर अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन वो उसमें 5th जनरेशन के तैयारे दोनों तरफ से इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अमेरिका या कोई भी सुपर पावर ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके जो एलाइज हैं उनको किसी दूसरे मुल्क की, किसी दूसरी उसकी जो राइवल पावर है उसके हथियारों से मार पड़े, तो वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो उन्हें ये करना पड़ेगा। और दूसरी जो दौड़ शुरू होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की मैं देख रहा हूँ कि इनकी दौड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो ये बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताएं फैसल साहब कि आप
जितना अरसा बाहर थे, तो आपने वहाँ पे क्या माहौल देखा, मुसलमानों का वहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल था, दूसरे लोगों का, इंडियन से भी आप मिले होंगे, तो क्या आपने वहाँ पे लोगों का रिस्पांस देखा इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से? देखिए, पाकिस्तानी और इंडियन जो मुझे वहाँ पर मिले, ज़्यादातर आपको पता है हमारे दोस्त उस किस्म के हैं जो जंग के वैसे ही ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो पाकिस्तानी हों, तो वो अमूमन तो सारे ही परेशान थे। और इस मैडनेस से, मोदी की मैडनेस से, और हमारे यहाँ जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है जो शिकस्त खा रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी थोड़ा सा परेशान थे। थोड़ी सी उनकी मिसकंसेप्शंस भी थी पाकिस्तान के बारे में, जिसके बारे में फिर बात हुई, क्योंकि वो मुसलसल इंडियन मीडिया देखते हैं तो वहाँ पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जो कम से कम 30 साल पुरानी है, आज की नहीं है। इवन आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तानियों को दिखाते हैं कैप पहनी हुई है, एक उन्होंने शोल्डर के ऊपर वो फूलों वाला एक रुमाल लिया होता है, शलवार कमीज पहनी होती है, बात बात पे आदाब कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह, उनके इलाकों को डिपिक्ट करने के लिए ना झंडियां भी बैकग्राउंड में दिखाते हैं, बैकग्राउंड में उन्होंने हर वक्त जो है ना शबरात की झंडियां लगाई, तो वो उसी कॉन्सेप्ट को बहुत सारे दोस्त लेके बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर है वो भी इस पर भी उनसे काफ़ी बात हुई। लेकिन जो मैंने वहाँ एक खुशी देखी, अनफॉर्चुनेटली किसी भी मुल्क के जो सोल्जर्स हैं, ज़ाहिर है वो अपने वतन को डिफेंड करने के लिए आते हैं, तो लिहाजा मैं अपने माइंड में कभी भी किसी भी मुल्क के सोल्जर को ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जॉब पर हैं। तो बहरहाल जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, दोनों के दरमियान जंग हुई और इंडियन पायलट्स और उनके तैयारे गिरे, तो उसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम लोगों में ऑनलाइन भी और जो मुझे पर्सनली भी लोग मिले, कुवैत के, उर्दन के, इवन फ़लस्तीन के, सऊदी अरब के, यूएई के, मुख्तलिफ ममालिक के, टर्किश, बड़े खुश थे, वो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारों को मार कराया। अच्छा, मैंने इसको सोचने की, प्रोसेस करने की कोशिश की कि इतने अच्छे ताल्लुकात तो यूएई के नहीं है पाकिस्तान से, हो तो पाकिस्तानियों के वीज़ों को भी आपको पता है वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी तरह सऊदी अरब, टर्की भी और बाकी जगह भी, इवन फ़लस्तीन के लोगों को भी ये शिकवा है कि पाकिस्तान ने उनकी उस तरह से मदद नहीं की जो कि उनका कुछ दोस्तों का है ख्याल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन वो एक उनके दिल में शिकवा तो था। लेकिन जो उनकी खुशी थी उसके पीछे मुझे एक रीज़न नज़र आई, वो ये कि देखिए तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मुस्लिम वर्ल्ड ये देख रही थी कि कैसे इसराइली तैयारे, मोस्ट मॉडर्न तैयारे आते हैं, आके रोज़ाना अपने नाश्ते के लिए 60-70 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं और आराम से वापस जाते हैं, जाके अपना बर्गर खाते हैं, अपना नाश्ता करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मर्जी उनके तमाम हॉस्पिटल्स गिरा दिए उन्होंने, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और अभी 2 माह से ऊपर हो गए, गज़ा में खाने का, पानी का, फ्यूल का एक कतरा नहीं जाने दिया गया। तो मुस्लिम दुनिया ये देख रही थी और बड़ी डेस्परेट थी कि क्या मुस्लिम दुनिया में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो इस सब के दौरान ये वाक़या हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल उसी तरह का एक इल्ज़ाम लगाया इंडिया ने कि इंडिया में एक दहशतगर्दी हुई है, जिसको हम सब ने कंडेम किया, और उसने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के पाकिस्तान में मस्जिदों पर, मदरसों पर, डैम्स पर और लोगों के जो कि अब प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मदारस भी एक प्राइवेट तालीमी इदारे के तौर पे काम करता है जहाँ बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाती। जी, उनके ऊपर अटैक करके बच्चों को, ख़वातीन को और उन लोगों को जो हालत जंग में नहीं, उनको कत्ल करने के बाद अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, बिल्कुल इसराइल के स्टाइल में। तो पूरी मुस्लिम दुनिया को 22 अप्रैल से 7 मई तक, इन 14-15 दिनों में यही लगा कि पाकिस्तान चूँकि वीक है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली ऑन पेपर, तो अब पाकिस्तान का भी गज़ा वाला हाल होने वाला है और ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे और फिर एक दफ़ा वही सारी इंटरनेशनल क्राई शुरू हो जाएगी। इवन इंडिया ने भी यही माहौल पेश किया। इस दौरान जब पहले ही अटैक में 25 मिनट के अटैक में उनके 6 तैयारे बाहर गिराए गए, उनका अटैक रिपेल हो गया और जो कुछ इंडिया ने यहाँ आकर किया सिर्फ बच्चों की चंद लाशें थी और उन लोगों की थी जो जंग में शामिल नहीं थे। वैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा, वो कह रहे हैं 100 से ज़्यादा दहशत, वही इसराइली प्ले बुक को प्ले कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने, इंडिया ने वो वाले इमेजेस भी दिखाना शुरू कर दिए जिसमें कि आम लोगों की नमाज़ जनाजा हो रही है और वहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स शरीक हैं और उनमें कोई दहशतगर्द नहीं है, उसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मदारस में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, एक भी दहशतगर्द नहीं है। और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि चूंकि ये मस्जिद है, मदरसा है, तो लिहाजा दहशतगर्द है, क्योंकि उनके हिसाब से तो हर मस्जिद, हर मदरसा पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की है ना अलामत। तो उस सारे बैकग्राउंड में मुस्लिम दुनिया के अंदर एक था एक खौफ कि अब शायद पाकिस्तान के साथ भी यही हाल होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। जब ना सिर्फ पाकिस्तान कामयाब हुआ बल्कि उसके बाद पाकिस्तान ने एक रिटेलिएशन की और इंडिया में दिल्ली तक उन्होंने, उनके ड्रोन्स गए, मिसाइल्स गए, जेट से हमने उनके ठिकाने तबाह किए। इवन उनका S-400 जिस पर बहुत ज़्यादा मान कर रहे थे उसको भी पाकिस्तान ने तबाह किया और उसके सैटेलाइट इमेजेस भी शो किए। तो इसने
मुस्लिम वर्ल्ड को एक होप दी, पहली होप 1.5-2 साल बाद, कि हाँ हम भी मुकाबला कर सकते हैं। तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में खुशी की लहर आप देख रहे हैं वो इसकी नहीं है कि इंडिया के या पाकिस्तान के जो है पायलट्स और जहाज़ आमने सामने आए और कोई मर गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कोई बहुत खुशी की है कि दो मुल्कों में हमसायों में जंग हो, अफसोसनाक बात है। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे गज़ा की एक वॉर थी, उसके नताइज थे जिससे अपोजिट एक रिजल्ट उन्होंने देखा और उनको एक उम्मीद पैदा हुई। तो ये उनमें एक जुबिलेशन का, इवन वो तो अरबी जो हैं, जो अरब लोग हैं, वो पाकिस्तानियों को मैसेज कर रहे थे मबरूक मबरूक का, कि आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। ये एक चीज़ में बड़ी अहम अभी मेरे जहन में पॉइंट आया कि इंडिया में ये शोर मचाया गया कि हम जो है ना, ये जो अटैक हुआ है ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करने के लिए किया गया था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आज ये ज़रूरत है कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करने के लिए इंडिया पे उसके लिए बीजेपी बहुत है उसके लिए। मैं आपको काफ़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी अच्छी मूव की, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, कि उन्होंने जब ब्रीफिंग दी बिसरी साहब के साथ, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ उन्होंने एक सिख और एक मुस्लिम स्पोक्स पर्सन वुमेन स्पोक्स पर्सन को ला के बिठाया, ये बताने के लिए कि हम मुख्तलिफ रिलीजन्स के दरमियान तफरीक नहीं करते। अच्छा, फॉरेन ऑफिस की तो मूव उनकी अच्छी थी, लेकिन बीजेपी ने साबित किया कि ये जो हमारा फॉरेन ऑफिस कोशिश कर रहा है ये गलत कोशिश है। असल में तो हम बहुत दुश्मन हैं। आप देखें कि कुंवर विजय शाह साहब जो हैं, वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने उस कर्नल सूफिया को जो आके ब्रीफिंग दे रही थी उसको टेररिस्टों की बहन कह के पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ही कर्नल को, जो सिग्नल कोर से हैं शायद, बिल्कुल, उनको ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। और इसी तरह आप अगर उनके पिक्चर के नीचे कमेंट जाकर देखें तो उनको, इवन मिस्री साहब को जो कि इंडिया की तर्जुमानी कर रहे थे, एक सीजन ब्यूरोक्रेट हैं, ऑफिसर हैं, और वो अपने मुल्क की एक सर्विस कर रहे थे, उनको इन्होंने ह्यूमिलेट किया। अच्छा, उनका भी आपको पता है कि बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत बोला है, पाकिस्तान को, मतलब हाँ, सिर्फ वो ब्रीफिंग नहीं देते थे, साथ साथ में पाकिस्तान पे हाँ, जो है अटैक्स भी करते थे। उन सब को उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया कि उनको अपने अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया। कर्नल सूफिया के साथ, उनकी फैमिली के साथ पता नहीं अब क्या बीत रही होगी, और वो बेचारी जिस तरह से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी डरी हुई थी। सो बीजेपी काफ़ी है इस काम के लिए। इस सिर्फ और सिर्फ अगर कोई शख्स, कोई पार्टी इंडिया को तकसीम करना चाहती है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ बीजेपी के लोगों के जो ट्वीट्स हैं, उनके बयानात हैं, उनको रीट्वीट कर दिया करें। तो ये इनफ है उनके लिए, उनको तकसीम करने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि हम सायों में तकसीम पैदा करके हमें कोई फ़ायदा होगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में हमें कोई तफरीक नहीं पैदा करनी चाहिए। आपको पता है, आपसे जैसे मेरे जैसे लोग बरसों से, पूरी ज़िंदगी हमने लगा दी, क्योंकि हमने अपनी इब्तदाई लाइफ में ये सारी तकसीम देखी थी, तो हमने लगा दी कि यार हम इस तकसीम के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट, एक पीसफुल स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पर एक हमारे हमसाये में नेहरू का इंडिया रिवर्स हो चुका है। अब वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन चुकी है, जो कि कभी पाकिस्तान होता था और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह मोदी साहब ने उसको बीजेपी का हिंदुत्ववाद स्टेट बना दिया है, जिसमें कि अस अगेंस्ट देम हो चुका है। आइडियोलॉजिकल स्टेट है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कैंपेन अब उनकी बॉलीवुड है, जिसका सबसे बड़ा उनकी शिकार उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री भी है। वहाँ पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, इसलिए तो बार बार उनको बैन करने पड़ते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने उनकी फिल्म जो है, उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट करना शुरू किया हुआ है। आपने और मैंने छावा मूवी के ऊपर जो सारा स्क्रिप्ट दिया, आपको पता है, हम देखिए छावा की वजह से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, के छावा की वजह से कितने फसादात हुए। कितने पहलगाम से 1 महीना पहले मार्च में नागपुर में फसादात हुए। और अब अभी ये सिलसिला मूवीज बनाने का, मूवीज बना के अपने यहाँ नफरत पैदा करने का जो एजेंडा है, ये उन्होंने अपने मुल्क को एक प्रैक्टिकली एक नज़रियाती स्टेट बना लिया है। जबकि हम यहाँ पर फाइट कर रहे हैं कि ये 2 कौमी नज़रिया कोई अच्छी चोरी नहीं थी। लेकिन वहाँ अब नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल, अमित शाह, ये सब ये साबित करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना साहब ठीक कहते थे। और वो लोग जो ये बात करते थे कि ये तकसीम मजहबी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, वो आज उनको गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप सरदार पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा आपने देख लिया होगा, उसको लगाने के पीछे क्या थी। और अमित शाह की जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें करते हैं, सिर्फ आप वही सुन लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी होंगी। मुझे एक और बात पे बहुत हैरत हुई कि
देखिए इस हेट कैंपेन को जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर चला रहे हैं, इसको डिफेंस करने के लिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन उनके पास एक रशियन सिस्टम था S-400 जो कि उनको जियोग्राफिकली डिफेंड करने के लिए बहुत समझा जा रहा था, एडवांस समझा जा रहा था और उसकी धमकियाँ भी वो बहुत लगाया करते थे। वो सिस्टम आपका क्या ख्याल है कि क्यों नाकाम हुआ पाकिस्तानी अटैक में, और कितना या फिर कामयाब रहा या नाकाम रहा, आप क्या कहते हैं? देखिए अभी तक जो हमने ब्रीफिंग वगैरह देखी है जो DGISPR की भी, उसमें ये बताया गया कि कम से कम 2 सिस्टम जो हैं हमने उनको कामयाबी से टारगेट किया है। तो S-400 आप जानते हैं कि अच्छा, रशियन एक लम्हे के लिए DGISPR की या हमारे मीडिया की या हमारी फोर्सेज की, उनकी फोर्सेज की ब्रीफिंग को आप एक साइड पे रखते हैं, आप अपना एनालिसिस बताएं। S-400 के बारे में ना मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ज़ाहिर है एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसमें हर एयर डिफेंस सिस्टम में उसका एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, उसके सिस्टम्स होते हैं। और अगर आप बाकी सिस्टम्स को, तैयारों के सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप एयर डिफेंस के सिस्टम्स को भी जैम कर सकें, जैसा कि S-300 के साथ हुआ है ईरान में। ईरान जो है वो S-300 वो वर्जन यूज़ कर रहा था जो बेसिकली S-400 का एक लोअर वर्जन था, और S-400 जो है वहाँ पे इसराइल ने उसको S-300 को नाकाम बना दिया, उसको तबाह कर दिया, उसकी सारी जो बैटरीज थी उनको ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह ये पॉसिबल है कि S-400 को भी निशाना बनाया जा सके, क्योंकि उसके सिस्टम्स को भी जैम किया जा सकता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इतनी तरक्की कर गई है, इतनी आगे निकल चुकी है। आपने देखा कि राफेल तैयारों के सिस्टम्स जैम हो गए, तो उसके बाद S-400 के साथ ऐसा होना मेरे ख्याल में नामुमकिन बात तो नहीं है। एग्जैक्टली यानी पॉसिबिलिटी है, मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है कि उसको डैमेज हुआ है, क्योंकि और डैमेज होने का ये मतलब नहीं होता कि उसके सारे जो मिसाइल उसके लगे हुए थे वो भी तबाह हो गए होंगे, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने आदमपुर जो एयरबेस थी जहाँ पे पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने एक S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है, तो उसमें जब वो आए उन्होंने तकरीर की तो उनके पीछे S-400 का जो मिसाइल बैटरी थी वो खड़ी हुई थी, लेकिन बाकी इक्विपमेंट जो था उससे रिलेटेड वो नज़र नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि किसी और उसके जो सिस्टम्स हैं, हाँ देखिए मजीद कंपोनेंट्स हैं, उनको डैमेज हुआ। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसके तमाम साइट्स और तमाम मिसाइल्स और तमाम बैटरीज तबाह हो गई। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो टारगेट था वहां पर जो उसका डिफेंस था उसको नकारा बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तो सैयद हुसनैन हैदर साहब, एक और सवाल जो हवा में सुलग रहा है वो ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त पर सीज फायर करवाया है, उसमें अब उन्होंने अचानक नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू कर दिया, और उनका तो उनका सारा मीडिया ही गोदी मीडिया है, उसने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारी दरख्वास्त पर एक तो नहीं हुआ, दूसरा ये कि ये सीज फायर नहीं है, ये पॉज है। अच्छा, वैसे तो हर जंग बंदी एक पॉज ही होता है, क्योंकि जब तक पावर बैलेंस एक जैसा है वो सीज फायर रहेगा, जैसे ही पावर बैलेंस खराब होगा सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो चूंकि अभी पावर बैलेंस था, इंडिया को पहली दफ़ा एक आई ओपनर मिला तो उनको सीज फायर की तरफ जाना पड़ा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने, क्योंकि अभी उनके 3 साल से ऊपर उनके हैं, अभी बल्कि उनके 4 साल हैं, तो इन 4 सालों में वो एक और एफर्ट करेंगे पाकिस्तान पर अटैक की और ऑपरेशन सिंदूर को अपने तई मुकम्मल करने की, या आपके ख्याल में दिस इज़ अनफ, इसके बाद कम से कम ऑपरेशन सिंदूर की जो बात कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन तंदूर बन चुका है अब, वो अब यहाँ पर वाकई ख़त्म समझा जाए? देखिए, एक चीज़ आप पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जो इंडिया है ना, अगर उसको 1% भी यकीन होता ना कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, रडार इंस्टॉलेशन सब कुछ तबाह कर दिया है, तो वो रुकता नहीं, वो जंग को जारी रखता। और इंडिया जो है उसको, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इंडिया ना एक बुरा दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन है जो अपना बदला किसी कीमत पर नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। इसकी एक मिसाल हमने 99 में देखी थी, जब इंडिया के 2 मिग फाइटर्स हमने मार गिराए थे कारगिल की जंग के दौरान। उसका बदला इंडिया ने इस तरह लिया था कि चंद माह बाद, कारगिल की जंग ख़त्म होने के कुछ ही अरसे बाद, उन्होंने पाकिस्तान का एक अटलांटिक तैयारा मार गिराया था, जो कि बिल्कुल अनआर्म्ड तैयारा था, और उसमें हमारे बहुत सारे नेवल तैयारा था, अनआर्म्ड था, और उस पर एक इल्ज़ाम लगा के कि ये हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था, तो उसको तबाह कर दिया। उसका सारा मलबा भी पाकिस्तानी एरिया में गिरा था, इसके बावजूद उन्होंने ये क्लेम किया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो उनका बेसिकली, आप ये भी देखें ना कि जो 5 तैयारे उनके तबाह हुए, तो उसके बाद उन्होंने
मुसलसल पाकिस्तान पे अटैक्स किए, यानी पाकिस्तान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स से पहले उन्होंने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए, ब्राह्मोस मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया। वो बेसिकली स्कोर सेटल करना चाह रहे थे, वो 5 तैयारों का बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो दोबारा अटैक कर सकते हैं, एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान को कोई गहरा जख्म लगे, क्योंकि ये सारी जो अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग शुरू हो गई है ना, ये डॉक्ट्राइन को आप समझें। ये डॉक्ट्राइन ये है कि कुछ दिन की ऐसी लिमिटेड जंग की जाए जिसमें फायर पावर बेपनाह यूज़ हो दोनों तरफ से, और उसके नतीजे में दुश्मन को एक ऐसा गहरा जख्म लगे कि उसका खून रिश्ता रहे बरसों तक और लोग एक दूसरे को ट्रोल करते रहे उसके ऊपर। तो अब ये सारी कहानी शुरू होगी कि बार बार एक दूसरे को चोट पहुंचानी है। तो इंडिया को अब चोट लगी है गहरी, और वो बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है, क्योंकि एक ऐसी कौम जिसके दिमाग में ये बिठा दिया गया हो कि आप तो विनर हैं, आप तो सुपीरियर नेशन है कोई दुनिया की, और आप तो सुपरमैन है, आपका तो हर फौजी सुपरमैन है। तो उस सुपरमैन को जब इतनी बुरी तरह मार पड़े तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो पहले तो चीज़ निकलती है डिनाइल, कि आप डिनाई कर देते कि हमें तो, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो, क्योंकि आपको खुद यकीन नहीं आ रहा होता। जैसे वही बात के प्रोपेगेंडे का आप खुद शिकार बन चुके होते हैं, तो आपको यकीन नहीं आ रहा कि हमें इतनी बड़ी शिकस्त हो गई है। उसके बाद डिनाइल के बाद आता है गुस्सा, कि अब गुस्सा आता है तो, और उसके साथ आपको इंतकाम की एक ख्वाहिश पैदा होती है। तो इंतकाम की ख्वाहिश इस वक्त इंडिया में है, बहुत ज़्यादा है, और ये कोई छोटा मोटा ऐसी कार्रवाई भी कर सकते हैं जिसमें कोई पाकिस्तान के कोई 1-2 तैयारों को तबाह करके जो है ना वो लड़ाई को आगे रोकने की कोशिश की जाए। और दूसरा ये हो सकता है कि जो 4 साल इनके गुजरने हैं, तो उसमें चूंकि इनकी गवर्नमेंट अब ना अनपॉपुलर होना शुरू हो गई है, कांग्रेस ने इन पे सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं बहुत ज़्यादा। जो है ना इस सीज़ फायर के बाद ना बहुत परेशानी हो गई है इंडिया को कि ये सीज़ फायर क्यों हुआ है, और नरेंद्र मोदी जो है ना वो इस वक्त बैकफुट पे हैं। तो लेकिन अभी 4 साल पड़े हैं, तो हो सकता है कि 4 साल के दौरान जब इलेक्शन नज़दीक आए तो उस वक्त फिर वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी की जो पूरी लाइफ है, उनके जो फ्यूचर है, उनके जो इकॉनमी है, जिसको मैं हेट इकॉनमी कहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आकर कम्युनल वायलेंस पे और पाकिस्तान हेट पे आके जमा हो चुकी है। क्योंकि इसके अलावा उनको आप देखेंगे एक मेंबर, एक ओहदेदार भी, सीनियर ओहदेदार मुस्लिम नहीं है जिसको वो सामने लेकर आए। सो वो नहीं है, कोई कैबिनेट में कोई मिनिस्टर भी नहीं है, कोई मिनिस्टर बाजार है, जब मेंबर ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे। तो वो सारी लाइफ ही उनके इस पर है। तो मुझे यकीन है कि ये इन 4 सालों में नरेंद्र मोदी एक से ज़्यादा बार इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वो जो इकोसिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, जो कि पाकिस्तान बना चुका है चाइना की मदद से, क्या इंडिया उसको जल्दी बना सकता है अगले 4 साल में? आपकी एक्सपर्टी क्या कहती है? देखिए, अगर तो हम उसको सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक देखें ना, तो इंडिया को बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़रीद सकता है, उसके पास पैसे हैं, वो मुसलसल न्यू टेक्नोलॉजीज़ ख़रीद सकता है, क्योंकि अभी डेवलप करना तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप के नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने खरीदनी नहीं है, फिर उसकी ड्रिल्स करनी है, फिर वो ट्रांसफर ज़ाहिर है, वो तो पूरा पैकेज है ना, फिर पूरा जो पैकेज है कि आपने टेक्नोलॉजी खरीदी, उसकी पूरी प्रैक्टिस की, उसको समझा, उसको एम्प्लॉय किया, बनेंगे, और उसको ज़ाहिर है कि वो बहुत कुछ होता है, तो वो एक टाइम लगता है उसको सारे को सेटल होने में। तो क्या 4 साल इनके लिए इनफ है इस काम के लिए नरेंद्र मोदी? देखिए, 4 साल में आई कांट से, क्योंकि वार टेक्नोलॉजी जो जदीद दौर है ना, उसमें अब वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, वो एवरी सेकंड बदल रही है। तो आज जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, ज़रूरी नहीं कि 4 साल बाद वो इससे इम्प्रूव भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आज जिस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए वो कुछ बनाएंगे, तो वो 4 साल बाद वो जिस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने वाला होगा वो 4 साल पुरानी हो चुकी होगी, आउटडेटेड हो चुकी होगी, उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि F-35 आ सकते हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में J-35 आ सकते हैं। तो ये तैयारे खुद बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। तो इसलिए इन तैयारों का जब मुकाबला होगा सब कुछ, तो उसमें ये चीज़ें फिर नज़र आएंगी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर किस लेवल पे चली गई है, वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल होगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में अब ये बातें शुरू हो गई कि हमें अपने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सैटेलाइट्स तो हैं स्पेस में, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं है इतना, और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर करके वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात नोट कर रहा हूँ, ये जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ है 18 दिन का, इसमें ये कि न्यूक्लियर बैलेंस जो था दोनों तरफ, जिसको कि ये समझा जा रहा था कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी काइनेटिक वार को रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
नरेंद्र मोदी ने और उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने, जो उनकी पूरी कैबिनेट है, उसने इसको ख़त्म कर दिया है बड़ी कामयाबी से, कि एटम बम से नीचे नीचे पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखें, ड्रोन्स जब आप एक दूसरे के कैपिटल्स में और शहरों में और सिविलियन आबादी में जाकर उड़ाने लगेंगे, इसका मतलब है कि आप अब किलिंग के लिए यू आर रेडी फॉर द किलिंग, यस, और सिविलियंस की। श्योर। और इसमें ये याद रखना चाहिए कि आगाज़ इंडिया ने किया। उन्होंने लाहौर में, सरगोदा में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में ड्रोन्स भेजे, जो कि नॉइज़ बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड करते थे और मिसाइल्स भी कराते थे, और उनमें कमाकाजी ड्रोन्स भी थे। अच्छा, ये सब कुछ उन्होंने किया। इसका जवाब फिर पाकिस्तान ने भी दिया। दिल्ली तक हमारे भी ड्रोन्स गए और उनके शहरों पर, गुजरात में भी जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कत्लेआम किया था अहमदाबाद में, उस जगह पर भी गए और 2002 में, और पाकिस्तान ने जाकर बताया कि हम भी यहाँ तक डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक नए फेज़ में दाखिल हो गए हैं जहाँ एटम बम दोनों के पास मौजूद रहेंगे, लेकिन वो दोनों में से कोई भी एटम बम से ब्लैकमेल नहीं होगा, जैसा कि कह भी दिया नरेंद्र मोदी ने। तो क्या हम एक और जाहलाना किस्म के एक ऐसी लड़ाई में, जिसमें हमसायों का खून बहाकर विक्ट्री क्लेम की जाती है, उसमें दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि मुझे एक बात पे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ, वो लोग पाकिस्तान में जो ये हमेशा जंग के ख़िलाफ़ रहे हैं, उन्होंने पहलगाम हमले की भरपूर मजम्मत की, वहाँ के मारे जाने वालों का अफसोस किया, और इंडिया के साथ खड़े हुए कि यार इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और इन लोगों को पकड़े जाना चाहिए। इवन मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान का कोई हाथ इसमें है, इंडिया को सबूत लेकर आना चाहिए, हम उसके साथ खड़े होंगे, अपने रोग एलिमेंट्स के साथ नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में जितने भी लोगों से हमें उम्मीद थी कि यार ये पीस की वासिस हैं, उनमें से किसी एक शख्स ने, नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं था जिसने ये बात की हो कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के शहरों के ऊपर मिसाइल फेंके हैं दहशतगर्दों का नाम लेकर, उसमें तो आम लोग मारे गए। एक शख्स का भी नाम नहीं वो बता सके कि ये टेररिस्ट था जो इन हमलों में मारा गया और ये इसलिए टेररिस्ट था और अब ये हमने इसको मारते। एक भी नहीं, सिवाय बच्चों के और मदारस के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उस्ताद और स्टूडेंट्स के, कोई नहीं मारा गया। उन्होंने उसका एक लम्हे के लिए अफसोस नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया, उसके ऊपर ये नहीं कहा कि नहीं यार हमें आम लोगों को नहीं मारना चाहिए। बल्कि इनके कई व्लॉगर्स ने जो अपने तई बहुत आज तक एक नकाब ओढ़ के बैठे हुए थे कि हम बड़े पीसफुल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं ये तो अब होगा, अब तो आम लोगों को मरना हमें कबूल करना पड़ेगा। यानी आप डीह्यूमनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि आप अपने अंदर भी और अपने हमसाए में भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को जो आपसे मुख्तलिफ हैं उनको डीह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया है आपने, और ये आप तक बात पहुंच गई है, ताकि आप जब भी उनको जितने चाहों को मार लें, ताकि आप कह सकें कि असल में तो हम गए थे टेररिस्ट को मारने और ठीक है कुछ और लोग भी मारे गए, तो क्या हुआ और कौन से लोग मारे गए टेररिस्ट और क्या वो टेररिस्ट थे भी, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं। असल में ना देखें, आप इंडिया में जो लोग बैठे हैं ना उनके माइंड सेट को समझें। इंडिया का कोई भी शख्स, चाहे वो हिंदुत्व का मेंबर है चाहे वो लिबरल है, उसके जहन में ना एक बात क्लियर है बड़ी, वो ये है कि पाकिस्तान जो है ना उनकी नज़र में गलत बना है। पाकिस्तान एक मजहबी स्टेट बना उनके ख्याल के मुताबिक, तो और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है सारी वो बेसिकली इंडियन ज़मीन है, जिसके ऊपर ये एक ज़बरदस्ती का मुल्क बना दिया गया है, जो कि हमारे साथ होना चाहिए था, यानी ये इलाका हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो मुसलमानों को मिल गया। तो अब जो हिंदुत्व है उसकी भी नफरत मुसलमानों से उतनी ही है इस हवाले से, और लिबरल की नफरत भी उतनी ही है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के क़याम को ठीक नहीं समझता। तो जब भी पाकिस्तान दुश्मनी की बात आएगी तो ऐसा लगता है कि लिबरल जो उनका है वो हिंदुत्व के साथ ही खड़ा होगा। इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि उनका माइंड सेट ही है। नहीं, मेरी हैरत थी कि बच्चों की लाशें जो सबके सामने पड़ी हुई थी, मासूम लोगों की, ख़वातीन की, जिनको कंडेम किया जाना चाहिए था, वो उनको सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखें हमने इन लोगों को मार दिया दहशतगर्द के, और वो कौन है दहशतगर्द ये वो नाम उनके पास नहीं था। वो इंडिया के हिंदुत्व वालों के साथ खड़े थे जो बच्चों की लाशों के ऊपर जश्न मना के अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे थे। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप बच्चों की उनकी डेथ्स और अनआर्म्ड लोगों की डेथ्स जो है, वो अगर आपकी पाकिस्तान दुश्मनी भी है, लेकिन आप ह्यूमनिस्ट तो आपको एक होना चाहिए ना, आप कहें कि हाँ यार ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी ग्रुप के साथ हो जाते हैं ना, फिर उस ग्रुप की हर बात अच्छी लगती है, फिर दूसरे दुश्मन को कोई भी नुकसान पहुँचे
तो वो ना उनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि इनके रिटायर्ड मेजर जो है जैसा वो कि बड़े खुशी से कह रहे थे कि मुझे चीखें चाहिए, मुझे खून चाहिए। बिल्कुल वैसे बिल्कुल मैं इंडियन आर्मी को एक हम्म, तो क्रेडिट दूंगा, हम्म, जो कि मेरा ख्याल है हम सबको देना चाहिए, कि वो बहुत खुशकिस्मती है उनकी कि उन्होंने इस तरह के लोगों को बहुत जल्दी रिटायर कर दिया। वरना ये जो जिस तरह के ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, यकीनन इसी किस्म के फौजी होंगे। जी तो मेरा ख्याल है उनका कि अब आगे इसी तरह के लोग आएंगे होंगे। हाँ, लेकिन ये बहरहाल देखें, इसका तो हमें पता है। हम्म, और जो उनके जनरल बख्शी हैं, मेरा ख्याल है उनके पर अपनी मूँछों के मिसाइल्स के अलावा उनके पास कुछ बाकी नहीं बचा था जिसको वो पाकिस्तान पे फायर करते थे। और मैं ये एक और बात समझता हूँ कि ये ऐसे जो इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग्स दी हैं वो भी मेरा ख्याल है तकल्लुफ़ ही किया है इन्होंने। वैसे किसी बॉलीवुड के बंदे को भेज देते, वो कहता जी कि हमारी फिल्म आ रही है, इस पे आप देख लीजिएगा, उसमें पूरी ब्रीफिंग होगी, सारा कुछ जो है वो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान को इंडिया ने दोबारा से डिमोनाइज करना शुरू कर दिया है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है और इसे इंटरनेशनली आइसोलेट कर देना चाहिए। उन्होंने IMF से भी पाकिस्तान का लोन रुकवाने की भी नाकाम कोशिश की। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है और इंडिया जो है वो बिल्कुल इस मतलब है, इसमें तो खैर तो इसमें तो बात करना एक नॉनसेंस है कि आप एक 25 करोड़ के ममालिक को इस तरह से लेबल करने की कोशिश करें और फिर ये समझें कि बाकी दुनिया आपकी बात मान लेगी। चूँकि आप 1.4 अरब हैं तो दुनिया आपकी बात मान लेगी। ये बात तो उनके फेस पे गलत साबित हो चुकी है। देखिए, आप जानते हैं कि पंजाब में एक मुहावरा है, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि पाँव की मोच और छोटी सोच के साथ कोई ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो बड़ा अच्छा मौका था इंडिया के पास कि वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के होते हुए वो एक बड़ी सोच अपनाते कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस दुनिया में और उससे पूरे रीजन को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने बजाय एक पॉजिटिव सोच रखने के और अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक में उन लोगों को साथ लेकर चलने के जो कि इनके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते थे और बढ़ना चाहते थे, उनको साथ बुलाने के, इन्होंने आइसोलेशन की एक पॉलिसी अपनाई। उसकी मैं आपको कैसे मिसाल दूं कि आप देखें कि छोटी सोच की इससे बड़ी इंतहा क्या है कि मालदीव जो इंडिया से 11,000 टाइम जियोग्राफिकली छोटा मुल्क है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका बाइकआउट कर दिया इस सुपीरियोरिटी माइंडसेट के साथ, इस फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी के साथ, जो कि जियोग्राफिकली तो उनकी है जियोग्राफिकली, लेकिन सोच की अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम हर एक से सुपीरियर हैं। जो मुल्क उनसे 11,000 टाइम छोटा है उसकी इकोनॉमी तबाह करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की। प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के बीचेस पर जाके अपनी फोटोएं शेयर की, पिक्चर शेयर की कि आप मालदीव जाने के बजाय आप इंडिया के आए बीचेस पर, वहाँ आके देखें, वहाँ सैर करें। आप इंडिया को क्यों पैसे देते, आप मालदीव को क्यों पैसे देते हैं? हम तो मालदीव को जब चाहें कंगला कर सकते हैं। अभी वो यही काम कर रहे हैं टर्की के साथ कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया ओपनली। इनके संजीदा लोग, वो लोग सेकुलर लोग जिनको अभी अभी इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है कि ये इंडिया की साइड नहीं ले रहे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के गैर जानिबदार टाइप लोग होंगे। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें टर्की का भी बैन कर देना चाहिए। आप इससे अंदाजा करें कि हिंदुत्व के लोग, बीजेपी के लोग क्या कह रहे होंगे। हमें टर्की का बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि हमारे टूरिस्ट टर्की जाते हैं और इतनी हमारी वजह से टर्की को उनको फॉरेन करेंसी मिलती है, उनको रेवेन्यू मिलता है। अज़रबैजान जो कि 38 टाइम छोटा मुल्क है इंडिया से, उसके बारे में भी इंडियन मीडिया ने कैंपेन शुरू कर दी है कि हमें वहाँ का बाइकआउट करना चाहिए। इंडियन वहाँ जाते हैं, 1.4 बिलियन है, हम वहाँ जाते हैं तो उनको बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। इससे छोटी सोच कभी आपने किसी बड़े मुल्क में देखी? मतलब ये किसी आइडियोलॉजी के, किसी इंतहा पसंद की सोच अपने बंद कमरे में बैठे हुए की, या किसी टेंपल में, किसी गुरुद्वारे में, किसी मदरसे में बैठे हुए किसी रब्बी की, मुल्ला की या पंडित की सोच तो हो सकती है। एक प्राइम मिनिस्टर की, एक रूलिंग पार्टी की सोच तो ये नहीं हो सकती, वहाँ के मैसेज की सोच तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात करेगा, लोग उसको कंडेम करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। बिल्कुल मजाक उड़ाते हैं उसका। लाल टोपी वाले का आपको पता है कि हमने इतना मजाक उड़ाया कि बड़े टीवी चैनल उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसको कोई पाकिस्तान में सीरियस नहीं लेता। और यहाँ उनका प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला और सिक्योरिटी एक एडवाइजर इस तरह की बातें करते हैं। अज़रबैजान, टर्की, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये इन तमाम मुल्कों का एक उसका बाइकआउट करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। ईरान के सीनियर मिनिस्टर को इनके रिटायर्ड जो लोग हैं जो इस वक्त राह के लिए प्रोपेगेंडा का काम कर रहे हैं, और रिपब्लिकन न्यूज़ जो है, जो ज़ाहिर है कोई अगर बेवकूफ़ी है जो ये समझता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का एक आर्म नहीं है, प्रोपेगेंडा आर्म है, ज़ाहिर है वो खुद कहते हैं, ये लोग उसको इस तरह की गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं कि जो कि अमूमन
4 से ऊपर 4-5 करीबी दोस्तों की महफिल में तो शायद लोग ऐसी गालियां दिया करते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पर बैठ के, स्टेट प्लेटफॉर्म्स पर बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की नहीं होती। लेकिन ये लोग ईरान को, टर्की को, अज़रबैजान को गालियां दे रहे हैं, नंगी गालियां दे रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको। और इससे आप ये किस कदर बदहवास हैं उसको भी नोट कर सकते हैं। तो ये जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान को टेररिस्ट का ये लेबल लगाना चाहते हैं, लगा के देख लें, कितने ही सालों से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस सब का रिजल्ट उल्टा आया है, क्योंकि जितनी ये इस बात की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में उतनी ही बेहतरी आ जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लोग उतने यूनाइट हो जाते हैं कि हाँ यार, ये इतना बड़ा दुश्मन है तो हमें अपने आप को इसके मुकाबले करना। इवन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिच हो गए, और अब वो इनकी किसी बात को सीरियस लेना ही उन्होंने छोड़ दिया है। बिल्कुल, अभी आप देखें, इनके वीलॉगर्स अपने फॉलोअर से कैंपेन चलवा रहे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के खिलाफ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर दें, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दें। मतलब व्हाट अ डेस्परेट एफर्ट। आप किस मुल्क के ऊपर पाबंदी लगवा के आपका कलेजा ठंडा होगा? बांग्लादेश आपने अलहदा कर लिया, लेकिन आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, और आज भी वो आपका दोस्त नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान को भी दो कौमी नजरिया ऐसा लगता है जिंदा हो गया है बांग्लादेश की और तो उसकी दुश्मनी के साथ ना। पाकिस्तान के साथ ही नहीं, ये तमाम ममालिक के साथ ये कोशिश करेंगे। अच्छा, और कर रहे हैं। अब ये इनको आइसोलेट करेगा या हमें आइसोलेट करेगा? अब तक का रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो कामयाब तरीन कोशिश इनसे हो सकी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, और उसका नाम है आईपीएल में इन्होंने पाकिस्तानियों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, कामयाबी से, क्योंकि वहाँ ये पाकिस्तानियों को नहीं लेते। उसके बगैर इनका ख्याल है कि हमारा आईपीएल बड़ा कामयाब होता है, बिस्मिल्लाह आप कीजिए। ऐसी सोच आपको मुबारक। मैं कभी भी इस बात की सपोर्ट नहीं करूंगा कि पीएसएल में हम इस बात को लेकर आए कि हम इंडियंस को नहीं लेंगे। हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपना एक पॉइंट एस्टेब्लिश रखना है हमेशा कि हम इनकी तरह के नहीं हैं, कम से कम इन इंतहा पसंदों की तरह नहीं है। तो जो आपने सवाल किया कि टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल अब पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्होंने कैंपेन की है, अब वो कैंपेन उतनी ज़्यादा रेडिक्यूल हो चुकी है। अच्छा सईद हुसनैन हैदर साहब, मुझे लेकिन आपसे यहाँ एक सवाल करना है कि अभी जो कुछ हुआ है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और जिसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इंडिया को अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स का भी मुकाबला करना है, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से नहीं, चाइना से बरतर लेकर आना पड़ेगी, तब ये बैलेंस होगा और तब ये मुकाबला कर पाएंगे? क्या मैं सही सोच रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी जो है, अब जाहिर है इंडिया को पता चल चुका है कि उसके तैयारे कैसे गिरे हैं, किस टेक्नोलॉजी ने गिराए हैं। तो इंडिया का पूरा फोकस यही होगा, सिर्फ तैयारे नहीं, उनके डिफेंसेस भी, उनके तैयारे, मतलब सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उसमें हुई, जो भी कह लें कि एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ, लैंड पर जो कॉम्बैट हुआ, उस सब में जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाइना की यूज़ हुई है। तो उस वजह से इंडिया तो चाहेगा कि भाई अब इसको क्यों काउंटर करे, क्योंकि अब इंडिया में ना स्ट्रेटजिक थिंकिंग पूरी चेंज हो जाएगी। चाहेगा तो सही, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी क्या अब उसको चाइना के लेवल से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी, या पाकिस्तान के लिए उससे कम पर भी इंडिया गुजारा कर सकता है? जी देखें, ये तो अब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो ये ना सोचे कि मैंने चाइना को काउंटर नहीं करना, क्योंकि अगर वो उनके अपने लोग भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान का, और कहना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जो पहले नहीं कहते थे वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन चाइना है। तो अगर हमने सुपर पावर बनना, क्योंकि उनका सुपर पावर बनने का एक माइंडसेट है कि हमने दुश्मन से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा राइवल। नहीं, देखें इंडिया में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना, उसमें तो दुश्मनी होता है, राइवल नहीं होता है, कोई राइवलरी नहीं होती, ये दुश्मनी ही है। वो हर चीज़ को दुश्मनी के तनाज़र में लेते हैं। जैसे आपने भी बताया कि मालदीव के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया, ये दुश्मनी से कम नहीं है, ये कोई राइवलरी नहीं थी उनकी, मालदीव के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं बनता था, फिर भी दुश्मनी की। तो वो चाइना को अपना दुश्मन समझते हैं, और उनको लगता है कि, और वहाँ पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कोई चाइना की प्रॉक्सी बन गया है, और उसको एक साहब जो है उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना, ये एक रीइंफोर्स्ड जो है ना वन फ्रंट वार बन गई है, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान के ज़रिए इंडिया को काउंटर करेगा। तो इंडिया जो है वो पूरा जोर लगाएगा, एडी चोटी का जोर लगाएगा कि उसने अब चाइना के बराबर आना है, क्योंकि ऑलरेडी जितने इस लड़ाई से पहले
तमाम जो अदादोशुमार थे वो इंडिया के ख़िलाफ़ जा रहे थे। चाइना जो है वो 5th जनरेशन के बेहतरीन तैयारे बना चुका है और 6th जनरेशन में कदम रख चुका है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जैसे ये 5th और 6th जनरेशन में क्वालिटेटिव फ़र्क क्या है? क्योंकि 4th और 5th में तो समझ आ रहा था कि स्टेल्थ का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आपने दूसरी मरतबा इस पॉडकास्ट में, इस हमारी आपस की गुफ्तगू में बात की कि 6th जनरेशन की तरफ जा रहा है, वो क्या फ़र्क है क्वालिटेटिवली 5th और 6th में जिसकी तरफ चाइना या बाकी ममालिक बढ़ना चाहते हैं? देखिए 6th जनरेशन में जो उसका त्यारा है ना, अभी तक उसकी क्वालिटीज़ पूरी तरह से तो तय नहीं हुई, क्योंकि किसी भी मुल्क ने ये ऐलान नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ऐसा कोई त्यारा दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया कि ये 6th जनरेशन का त्यारा जो है वो आ गया है। ठीक है, ट्रंप ने ऐलान किया है, इधर चाइना में वीडियोस चलती रही कि वो उन्होंने 2 त्यारे बनाए हैं इस तरह के, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अभी प्रेजेंट नहीं किया गया दुनिया के सामने, तो इसलिए उसकी खूबियों का भी किसी को नहीं पता। तो माहिरीन अंदाजे लगाते रहते हैं, तो उसमें एक अंदाज़ा ये है कि जो नए त्यारे होंगे वो बेसिकली इक्विप्ड होंगे AI से, और उनको उनमें ये डबल यानी ये कैपेसिटी होगी, डुअल कैपेसिटी होगी कि वो उसको पायलट भी ऑपरेट कर सकेगा और उसको आप रिमोट कंट्रोल तरीके से भी, यानी ड्रोन की तरह भी ऑपरेट कर सकेंगे। फिर उसके इर्द गिर्द ड्रोन्स होंगे जिनको वो खुद AI से ही कवर करेगा, AI उनको गाइड करेगी उन ड्रोन्स को, उस त्यारे के जरिए पायलट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह उसके सैटेलाइट से बड़े लिंक्स मजबूत होंगे, तो वो ड्रोन समझ लें कि उसके विंग मैन होंगे, तो वो एक पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलेगा और अटैक करेगा, और वो उसमें जो AI है वो खुद ही टारगेट सेलेक्ट करेगी, उनको डिस्ट्रॉय करेगी, सब कुछ करेगी। तो पायलट बस जस्ट ना कह लें कि एक ओवरसीयर होगा जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे कुछ करे तो करे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल उसको उन्होंने कह लें कि आइडल कर दिया है। अब वो कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा काम उसको नहीं करना पड़ेगा। तो सारा काम ये इस टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है कि शायद ये 6th जनरेशन का जो है त्यारा वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। सही, क्योंकि अभी तक किसी भी मुल्क ने इसकी प्रॉपर वो जारी नहीं की, स्पेसिफिकेशंस जारी नहीं की, लेकिन बहुत शुक्रिया सैयद हुसनैन हैदर साहब। दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू में और पिछले 18 दिन के स्टैंड ऑफ और खुसूसन 6 मई के बाद की सूरत हाल ने एक बात तो वाज़ह कर दी है, वो ये कि अब अगर इंडिया को पाकिस्तानी एयरफोर्स पर मुकम्मल बर्तरी चाहिए तो उसको पाकिस्तान के बेंचमार्क पर नहीं बल्कि चाइनीज़ बेंचमार्क के मुताबिक तैयारी करना होगी। दूसरी बात ये कि इससे एक बहुत बड़ा मैसेज इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल पावर्स को भी गया है कि वो जो मुसलसल साउथ चाइना सी और ताइवान को देखकर और इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए चाइना से मुकाबला करते हुए एक प्रीटेक्स्ट को सामने रखते थे, वो ये कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इन्फीरियर है, बहुत कमज़ोर है, बहुत निचले दर्जे की है वेस्टर्न के मुकाबले में। वो मिथ 6 और 7 मई को ख़त्म हो चुकी, टूट चुकी। लिहाजा अब जितनी भी डिस्कशन फ्यूचर वॉर्स के बारे में होगी उसमें ये प्रीटेक्स्ट अब ख़त्म हो चुका है। अब डिस्कशन थैंक्स टू पाकिस्तानी पायलट्स ये होगी कि चाइना की टेक्नोलॉजी और अमेरिकन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, खुसूसन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वो उनमें फ़र्क नहीं है, फ़र्क अब पायलट्स का है, सोल्जर्स का है। लिहाजा अब ये डिस्कशन जो है एक नए लेवल पर चली गई है। हम इस बारे में मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। दोस्तों, हमने जो एक तवील डिस्कशन की इस मामले में, बहुत सी बातें शायद आपके इल्म में पहले से हों, बहुत सी नहीं आई होंगी, लेकिन अगर कुछ और सवालात भी इस सारे ज़िमन में आपके पास हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हम अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो में, वीलॉग में या पॉडकास्ट में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।